हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन जीके ट्रैक पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड के टॉप 30 एमसीक्यूज जो कि किसी एग्ज़ाम से लिए गए हैं और ये आपके तैयारी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य से कौन उपस्थित हुए थे? तो कांग्रेस का जो 1886 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें उत्तराखंड से ज्वालादत्त जोशी ने भाग लिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्वालादत्त जोशी। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पर, उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? तो फ्रेंड्स यहाँ पर उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, गांव में ग्राम प्रधान की नियुक्ति की प्रणाली शुरू की गई थी। तो गांव में ग्राम प्रधान की नियुक्ति की प्रणाली फ्रेंड्स किसने शुरू करी थी? तो यहाँ पर आपको मालूम होगा ये सारे जो शासक थे वो इनका संबंध उत्तराखंड से है। जैसे कत्यूरी, चंद, पंवार, इन सभी जो शासक है इनका उत्तराखंड से संबंध है। तो ग्राम प्रधान की नियुक्ति किसने करी थी? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, चंद शासकों ने करी थी ग्राम प्रधान की सबसे पहली नियुक्ति। कत्यूरी वंश जो है फ्रेंड्स, इसका पहला नाम कार्तिकेयपुर राजवंश भी होता है। कार्तिकेयपुर, इसको कार्तिकेयपुर राजवंश भी कहा जाता है। पंवार शासकों का फ्रेंड्स, यहाँ पर पंवार शासक जो है ये राज करते थे गढ़वाल पर और इसमें कुल इनमें 60 शासक हुए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? तो फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा होगा अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, उसी तरीके से किस गढ़वाली शासक के दरबार में भी नवरत्न रहते थे? तो ये सारे गढ़वाली शासक पंवार वंश के हैं। तो इनमें पहला यहाँ पर आपको दे रखा है बलभद्र शाह, दूसरा दे रखा है प्रद्युमन शाह, फिर मान शाह और फिर फतेह शाह। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा फतेह शाह। फतेह शाह जो है इनके दरबार में नवरत्न रहते थे। अगर हम बलभद्र शाह की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले शाह की उपाधि धारण करी थी। इनके लिए क्वेश्चन आएगा कि शाह की उपाधि धारण करने वाले सबसे पहला पंवार शासक कौन था? तो बलभद्र शाह। प्रद्युमन शाह की बात करें फ्रेंड्स तो ये जो है खुड़बुड़ा के मैदान देहरादून में 1804 में गोरखों द्वारा पराजित हुए और ये यहाँ पर मारे गए। उसके बाद मान शाह की बात करें तो तिब्बत पर सबसे पहले आक्रमण मान शाह ने किया था। तो किस शासक ने सबसे पहले तिब्बत पर आक्रमण किया था? तो वो है मान शाह। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में लघु हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पर पूछा गया है लघु हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है। पहला है 700 से 1200 मीटर, दूसरा है 1200 से 4500 मीटर, तीसरा है 4500 से 7000 मीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा 1200 से 45 मीटर। ये रहा आपका लघु हिमालय, 1200 से 4500 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो 700 से 1200 फ्रेंड्स याद रखना, ये है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय की जो ऊंचाई है वो 700 से 1200 मीटर है और लघु हिमालय की है 1200 से 4500 मीटर। और महान हिमालय जिसको हिमाद्री भी कहते हैं, इसकी ऊंचाई है 4500 से 7000 मीटर। महान हिमालय। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बढ़ते हैं। आशा है ये आपको समझ में आया होगा।
शिवालिक श्रेणी की हाइट, लघु हिमालय की हाइट और महान हिमालय की हाइट हमने अभी देखा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, हमारे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर हमारा कह रहा है उत्तराखंड में खरसाऊ किस ऋतु को कहा जाता है। फ्रेंड्स, खरसाऊ गैस करो कि उत्तराखंड में खरसाऊ जो है वो किस ऋतु को कहा जाता है। यहाँ पर वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु या फिर बसंत ऋतु। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर गैस कीजिए। तो खरसाऊ जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको रूड़ी भी कहते हैं, खरसाऊ को रूड़ी भी कहते हैं। अब तो इस शब्द को देखकर आपके समझ में आ गया होगा कि खरसाऊ जो है किस ऋतु को कहा जाता है। तो खरसाऊ जो फ्रेंड्स ग्रीष्म ऋतु को कहा जाता है, ग्रीष्म ऋतु इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु को खरसाऊ बोलते हैं, वर्षा ऋतु को चौमासा बोलते हैं, चौमास या फिर इसको बस्क्याल भी बोलते हैं। शीत ऋतु को इसको चौमास या फिर बस्क्याल बोलते हैं वर्षा ऋतु को, और शीत ऋतु को ह्यूंद बोलते हैं, ह्यूंद बोलते हैं, शीत ऋतु को ह्यूंद बोलते हैं फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स हमारा आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। राज्य में दारमा व ब्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा है। तो दारमा और ब्यास घाटी जो है इनको कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो पहला है ऊंटा दर्रा, दूसरा है जातिया दर्रा, तीसरा है सिनला दर्रा और चौथा है रामल दर्रा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिनला दर्रा। तो फ्रेंड्स जो ब्यास घाटी है इसको कुठी यांगटी घाटी भी कहते हैं, कुठी यांगटी घाटी, इसे फ्रेंड्स कुठी यांगटी घाटी भी कहते हैं। और दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ने वाला यहाँ पर दर्रा सही उत्तर हो जाएगा सिनला दर्रा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा 8वां क्वेश्चन है आज का, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला है। तो उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ फ्रेंड्स यहाँ पर चीन और नेपाल दो देशों की यहाँ पर सीमा लगती है। उत्तरकाशी से केवल एक ही देश की सीमा लगती है, चीन की। चमोली से भी चीन की सीमा लगती है फ्रेंड्स, और चंपावत से नेपाल की सीमा लगती है। तो यहाँ पर सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला हो जाएगा हमारा पिथौरागढ़, जिसे कि दो देशों की सीमा लगती है, चीन और नेपाल। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हिमालय दिवस फ्रेंड्स यहाँ पर सितंबर के ही महीने में मनाया जाता है। गेस कीजिए 9 सितंबर, 5 सितंबर या फिर 15 सितंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। इसी सितंबर के महीने में 16 सितंबर को फ्रेंड्स कौन सा दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ओजोन दिवस। 16 सितंबर को फ्रेंड्स ओजोन दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर पूछा है। तो फ्रेंड्स पहली सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। तो दूसरी यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कामेट। कामेट जो है ये आपका चमोली में है, चमोली में है फ्रेंड्स कामेट। नंदा देवी जो है ये भी चमोली में है। और फ्रेंड्स नंदा देवी उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। इसकी जो हाइट है 7,816 मीटर है। और अगर हम कामेट की बात करें तो इसकी है 7,756 मीटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी उत्तराखंड की नंदा देवी है और दूसरे नंबर की कामेट है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कामेट। बढ़ते हैं हमारे
अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है। इनमें से पूछा गया है कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है। ऑपरेशन केदार, ऑपरेशन बद्री, ऑपरेशन चोटी या फिर ऑपरेशन सूर्य होप। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन यहाँ पर उत्तराखंड से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन सूर्य होप। तो फ्रेंड्स ये ऑपरेशन सूर्य होप कब चलाया गया, तो ये 2013 में चलाया गया, जून में केदारनाथ आपदा के समय ये ऑपरेशन जून में चलाया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन सूर्य होप। केदारनाथ आपदा के समय वहाँ पर केदारनाथ में राशन पहुँचाने से संबंधित रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया गया था, ऑपरेशन सूर्य होप। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है किस ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है। किस ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महासर ताल। महासर ताल को भाई बहन ताल के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है नकदूण का संबंध किससे है। नकदूण का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए जंगली जड़ी का प्रकार, ऑप्शन नंबर बी लोकगीत, ऑप्शन नंबर सी लोक नृत्य, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नकदूण का जो संबंध है फ्रेंड्स वो एक जंगली जड़ी से है, ये एक जंगली जड़ी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 हमें कह रहा है निम्नलिखित में से सिंचित भूमि है। सिंचित भूमि उत्तराखंड में किस भूमि को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए उपराऊ भूमि, ऑप्शन नंबर बी इजरान भूमि, ऑप्शन नंबर सी तलाऊ भूमि, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो सिंचित भूमि है उसे हम कहते हैं उत्तराखंड में तलाऊ भूमि। तो फ्रेंड्स ये सिंचित है, ये सिंचित भूमि है, तलाऊ भूमि सिंचित है, जबकि उपराऊ भूमि असिंचित भूमि को कहते हैं। असिंचित भूमि को उपराऊ भूमि कहते हैं। इजरान भूमि जो है वो वन के क्षेत्र को या वन क्षेत्र को यहाँ पर इजरान भूमि कहते हैं। फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो समझ में आए होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 श्री पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स श्री पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में है। अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल या फिर पौड़ी में। तो श्री पूर्णागिरि मंदिर फ्रेंड्स यहाँ पर कहाँ हो जाएगा, चंपावत, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स पर्यटन स्थल लाल टिब्बा यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पर स्थित है, हल्द्वानी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी मसूरी, ऑप्शन नंबर सी पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर डी रुद्रप्रयाग। तो लाल टिब्बा फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, मसूरी में। एक और पर्यटक स्थल फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पूछा जाता है जिसका नाम है टिफिन टॉप। तो ये टिफिन टॉप भी आप याद कर लीजिएगा। ये टिफिन टॉप जो है ये आपका मंसूरी में पड़ता है, सॉरी फ्रेंड्स ये आपका पड़ेगा नैनीताल में। टिफिन टॉप आपका पड़ता है नैनीताल में और लाल टिब्बा पड़ता है पर्यटक स्थल मंसूरी। तो यहाँ पर दो पर्यटक स्थल हमने देखे, लाल टिब्बा जो मसूरी में पड़ता है, टिफिन टॉप जो नैनीताल में पड़ता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है शंकर गुफा कहाँ स्थित है। तो शंकर गुफा फ्रेंड्स कहाँ पर स्थित है, बागेश्वर, कोटद्वार, श्रीनगर या फिर देवप्रयाग। तो फ्रेंड्स आंसर गैस कीजिए कहाँ पर स्थित है। सही जवाब है इसका देवप्रयाग। शंकर गुफा देवप्रयाग में स्थित है। देवप्रयाग में फ्रेंड्स भागीरथी और भिलंगना का भी संगम होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है
शंकर गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बागेश्वर, ऑप्शन नंबर बी कोटद्वार, ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर, ऑप्शन नंबर डी देवप्रयाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देवप्रयाग। देवप्रयाग में शंकर गुफा स्थित है। यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20। उत्तराखंड की महिलाएं एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं पहनते हैं। उत्तराखंड की महिलाएं एक आभूषण जिसको तिलहरी कहते हैं, ये कहाँ पर पहनते हैं? नाक में पहनते हैं, ऑप्शन नंबर बी पाँव में पहनते हैं, ऑप्शन नंबर सी गले में, या फिर हाथों में। तो फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चन है। ये तिलहरी जो है यहाँ पर गले में पहने जाने वाला एक आभूषण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है रमतुल्ला वाद्य यंत्र। ये वाद्य यंत्र रमतुल्ला वाद्य यंत्र जो है किस जौनसारी लोक नृत्य में अनिवार्य रूप से बजाया जाता है? बुडियाल में, हारुल में, तांदी में, या पंडरवात में? तो फ्रेंड्स कहाँ पर किस में मनाया जाता है? ये किस लोक नृत्य में इस रमतुल्ला वाद्य यंत्र को बजाया जाता है? तो यहाँ पर एक त्योहार है जौनसारियों का जिसे हारुल कहते हैं, इसी में ये रमतुल्ला वाद्य यंत्र बजाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मेलों और उनके जिलों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो फ्रेंड्स पहला दे रखा है झंडा मेला देहरादून, बिल्कुल झंडा मेला देहरादून में लगता है। बैकुंठ चतुर्दशी मेला पौड़ी, बिल्कुल ये भी आपका सही है। बिस्सू मेला ये भी उत्तरकाशी में लगता है। थल मेला, तो फ्रेंड्स थल मेला जो है ये आपका अल्मोड़ा में नहीं लगता है, बल्कि ये उधम सिंह नगर में लगता है। उधम सिंह नगर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा थल मेला अल्मोड़ा। बाकी ये सभी ऑप्शन सही सम्मिलित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स आज का हमारा अगला क्वेश्चन है तुबेरा, बाजियो और तिमली किस जनजाति के लोकगीत हैं? ऑप्शन नंबर ए राजी जनजाति, ऑप्शन नंबर बी भोटिया जनजाति, ऑप्शन नंबर सी थारू जनजाति, ऑप्शन नंबर डी जौनसारी जनजाति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी भोटिया जनजाति। राजी जनजाति की बात करें फ्रेंड्स तो ये उत्तराखंड में अगर पूछा जाएगा सबसे कम जनसंख्या जो है किस जनजाति की है तो वो है राजी जनजाति। और अगर पूछा जाएगा सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है तो वो है थारू जनजाति। जौनसारी जनजाति देहरादून में जौनसार बावर क्षेत्र में पाई जाने वाली एक जनजाति है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कुमाऊं की चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन हैं? कुमाऊं की चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन हैं? पहला ऑप्शन बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन नंबर बी चंद्र सिंह राही, ऑप्शन नंबर सी यशोधर मठपाल, और ऑप्शन नंबर डी भैरव दत्त तिवारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स यशोधर मठपाल, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 है विप्रलब्ध नायिका नामक चित्र है। विप्रलब्ध नामक नायिका नामक जो चित्र है वो किसका है? वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मौला राम की, हरिदास की, मंगत राम की, या फिर ज्वाला राम की। तो विप्रलब्ध नायिका ये चित्र जो है आपको मालूम है एक चित्रकार जो यहाँ पर बहुत बड़े चित्रकार थे तो वो हैं मौला राम। ये चित्र जो है मौला राम के हैं। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में निम्न साक्षरता दर किस जनपद की है? तो सबसे कम साक्षरता दर यहाँ पर पूछी है किस जनपद की है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर जो है इसकी साक्षरता दर सबसे कम है। अगर सबसे कम पुरुष साक्षरता की बात करें, पुरुष साक्षरता सबसे कम तो ये है फ्रेंड्स हरिद्वार। पुरुष साक्षरता सबसे कम कहाँ है? हरिद्वार में है। और सबसे अधिक साक्षरता की बात करें तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा साक्षरता देहरादून जनपद में पाई जाती है। देहरादून
जनपद। सबसे अधिक साक्षरता देहरादून में है, सबसे कम साक्षरता उधम सिंह नगर में है और सबसे कम पुरुष साक्षरता हरिद्वार में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है। तो खुमरी नामक राजनीतिक संस्था जो किस जनजाति में पाई जाती है, जौनसारी जनजाति में, बोक्सा जनजाति में, भोटिया जनजाति में, थारू जनजाति में। तो खुमरी नामक जो एक पंचायत है, ये पंचायत है वैसे किस जनपद में पाई जाती है, अब नहीं पाई जाती है इस जनजाति में ये, लेकिन पहले पाई जाती थी जौनसारी जनजाति में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है 28 जमरानी बांध निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है। जमरानी बांध किस जनपद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर बी देहरादून, ऑप्शन नंबर सी उधम सिंह नगर, ऑप्शन नंबर डी नैनीताल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी नैनीताल। जमरानी बांध नैनीताल जनपद में स्थित है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नानक सागर किस जनपद में स्थित है। नानक सागर किस जनपद में है। अल्मोड़ा, पौड़ी, उधम सिंह नगर या फिर चमोली। तो नानक सागर जो है वो आपका उधम सिंह नगर में है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसमें कहा गया है पूर्व सैनिकों को राज्य सेवा के समूह ग व घ में कितने प्रतिशत आरक्षण की सुविधा प्राप्त है। जो पूर्व सैनिक हैं उसे राज्य सेवा में उनको कितने प्रतिशत आरक्षण की सुविधा है। तो फ्रेंड्स उनको यहाँ पर 5% आरक्षण दिया जाता है। और जो दिव्यांग हैं, इसको भी याद करना, जो दिव्यांग हैं उनको 4% आरक्षण दिया जाता है राज्य सेवाओं में। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी और इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना।